लगातार मिलती पराजय आपके जीतने की उम्मीद, आपके जीतने का विश्वास तोड़ देती है। लेकिन एक बार अगर आप जीत जाएं, वो एक जीत आपका हौसला इतना बुलंद कर देती है कि आपको लगने लगता है कि अब दिन फिर रहे हैं, समय बदल रहा है। आपको ऐसा लगने लगता है कि आप जीत सकते हैं। जिस जीत की उम्मीद, जिस जीत के प्रति भरोसा आपका टूट जाता है, वही भरोसा आपका फिर बन जाता है। और वो भरोसा इतना बन जाता है कि बरसों की समस्या को आप कुछ घंटों में हल कर देते हैं। जी हाँ, मैं कांग्रेस की बात कर रहा हूँ और राजस्थान की सियासत के परिप्रेक्ष्य में कर रहा हूँ। नमस्कार, मैं संजय सनम, आप देख रहे हैं डिजिटल फर्स्ट न्यूज़। आज बात करेंगे राजस्थान की राजनीति और उसमें बदलते घटनाक्रम। राजस्थान की राजनीति की बात इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि नवंबर में विधानसभा चुनाव का आगाज होने वाला है। चुनाव का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। सियासत अपनी करवट बदल रही है और इस बदलती करवट में राजस्थान की सियासत में कर्नाटक की जीत के बाद कांग्रेस ने एक ऐसा काम कर दिया है जिसको देख करके ऐसा लगता है कि कांग्रेस 2023 के इस विधानसभा चुनाव में उस मिथक को तोड़ना चाहती है जो राजस्थान की राजनीति में पिछले कई दशकों से चला आ रहा है कि एक बार बारी कांग्रेस की और एक बार बारी भारतीय जनता पार्टी की। इस बार इस मिथक के अनुसार तो भाजपा की बारी है, लेकिन लगता है तैयारी सबसे अधिक कांग्रेस की है, क्योंकि कांग्रेस ने अपनी अंतःकलह को सुलझा लिया है। हम कहते हैं कि नदी के दो किनारे आपस में मिल नहीं सकते, यह बात बिल्कुल सच है। लेकिन राजनीति में चाहे किनारे नहीं मिल सके, पर किनारों का पानी की आवाजाही जब शुरू हो जाती है तो इसको मान लिया जाता है कि किनारे मिल गए हैं। जी हाँ, कांग्रेस में सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच की ये जंग, जुबानी जंग कह दीजिए, ये सत्ता का, पावर का जंग कह दीजिए, ये ऐसी जंग जिसने बिल्कुल ऐसा माहौल बना दिया था कि ये एक ही पार्टी के नेता आपस में विपक्ष से भी कई गुना बुरा बर्ताव करते नजर आते थे। लेकिन कांग्रेस ने कर्नाटक की जीत के बाद सबसे पहले एक्शन लिया और वो एक्शन था दोनों नेताओं को आपस में मिलाने का, और वो एक फॉर्मूले के तहत कांग्रेस ने अशोक गहलोत का सम्मान भी रखा और सचिन पायलट के युवा सपने का उनका अपना अरमान भी रखा। कांग्रेस ने चुनाव नेतृत्व गहलोत के कंधे पर ही दिया, लेकिन ऐसा लगता है कि चुनाव जीतने के बाद का जो कार्यकाल है, बाद का जो नेतृत्व वाली कमान का मुद्दा है, वो कहीं ना कहीं सचिन पायलट के कंधे पर देने की अंदर ही अंदर अपनी बात पक्की कर ले। यह बात मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि
अशोक गहलोत का बयान कहीं ना कहीं इसकी मोहर लगा रहा है। अशोक गहलोत ये कहते हैं कि पार्टी ने उन्हें बहुत कुछ दिया है। वो मुख्यमंत्री बने हैं, केंद्रीय मंत्री बने हैं और संगठन में भी उनको बड़ी जिम्मेदारी मिली है। इसलिए पार्टी का हाई कमान उनसे जो कहेगा वो इसके लिए बिल्कुल तैयार रहेंगे। अशोक गहलोत जी का ये बयान एक तरह से आप ये कह सकते हैं कि ये सचिन पायलट को सत्ता हस्तांतरण कर देने की अपनी एक सहमति है और इस सहमति को गहलोत ने चुनाव से पहले ही बयान कर दिया है। अब ऐसा लगता है कि अगर कांग्रेस सत्ता में आ गई तो फिर अगली बारी सचिन पायलट के जिम्मे आ जाएगी और इस बारी और पारी के लिए एक तरफ सचिन पायलट अपने क्षेत्र में दम लगाएंगे, दूसरी तरफ अशोक गहलोत अपने क्षेत्र में इसलिए दम लगाएंगे क्योंकि चुनाव उनके नेतृत्व में लड़ा जा रहा है और अगर ये चुनाव जीत लिया जाता है तो काफी हद तक सेहरा उसके सर पर थोड़ा मजबूती से बंधता है जिसके नेतृत्व में कोई जंग लड़ी जाती है। अब राजनीति की अगर बात करें तो कयास ये भी लग सकता है कि क्या अशोक गहलोत सचिन पायलट की उस बगावत को भूल जाएंगे जो उनकी सत्ता को पलट सकती थी। क्या गहलोत ये चाहेंगे कि उनके बाद राजस्थान का नेतृत्व सचिन के कंधों पर आए या फिर अपने ही किसी वफादार के कंधों पर यह नेतृत्व देना चाहेंगे? बात बिल्कुल साफ है क्योंकि जो जख्म आपने सहन किए होते हैं, बयान से भले ही आप कुछ भी कहते हैं लेकिन दिल में तो दर्द होता है। पर यहां पर एक बात बहुत महत्वपूर्ण है कि गहलोत अगर हाईकमान के प्रति समर्पण के भाव को अभिव्यक्त कर रहे हैं तो फिर सचिन पायलट के दिए हुए जख्म उनको नज़रअंदाज ही करने पड़ेंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि गहलोत अगर अपनी सत्ता, अपना पावर, अपनी कुर्सी पायलट के लिए छोड़ते हैं तो फिर हाईकमान भी उनके लिए कोई सम्मानजनक ऐसा ओहदा, ऐसी पावर ज़रूर तैयार रखेगा। और हो सकता है अशोक गहलोत को ज़रूर ये बताया गया होगा कि हम आपके लिए फिर ये व्यवस्था रखेंगे। जहाँ तक कांग्रेस का सवाल है, ये आंतरिक कलह का द्वंद्व, आंतरिक कलह का युद्ध कांग्रेस के लिए खत्म हो गया है। और ये कांग्रेस के लिए खत्म हुआ है तो ये भाजपा के लिए बहुत बड़ी चुनौती बन गया है। अगर हम भाजपा की बात करें तो भाजपा इस मामले में अपनी आंतरिक कलह का समाधान नहीं करके वो सिर्फ एक आवरण लगाती नजर आ रही है और वो आवरण है मोदी जी का चेहरा। लेकिन महत्वाकांक्षा जिनके दिलो दिमाग में है वो इस बात को स्वीकार नहीं करेंगे और वो स्वीकार तब करेंगे कि आप चुनाव चाहे मोदी जी के चेहरे से लड़ लीजिए, लेकिन पार्टी जीतने के बाद में सरकार का मुखिया कौन होगा यह तय तो आपको करना होगा और इसका आश्वासन आपको देना होगा। मोदी जी के नाम से चुनाव जीत लेना एक बात है,
लेकिन बाद में जिम्मेदारी किसके कंधे पर आएगी, ये विश्वास देना, ये भरोसा देना, ये एकदम अलग बात है। क्योंकि मोदी जी चुनाव जिता दे, पर मोदी जी राजस्थान में राज तो नहीं करेंगे ना। तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के लिए ये द्वंद्व है। और सच्ची बात तो ये भी है कि वसुंधरा राजे जी के व्यक्तित्व के सामने अभी तक कोई ऐसा व्यक्तित्व खड़ा नहीं दिख रहा जो उस रूप में पार्टी का नेतृत्व कर सके। अब बात यह भी सही है कि पार्टी का हाई कमान, भारतीय जनता पार्टी की बात कर रहा हूं, ये हाई कमान शब्द कांग्रेस के लिए काम आता है। भारतीय जनता पार्टी के लिए शीर्ष पार्टी नेतृत्व इसे कहा जाता है। तो पार्टी का शीर्ष नेतृत्व वसुंधरा राजे जी के हाथ में एक मुख्यमंत्री के रूप में या फिर चुनाव का नेतृत्व करने वाली जिम्मेदारी देना तो नहीं चाहता, पर कर्नाटक की हार के बाद और मध्य प्रदेश के हालात देखने के बाद क्या पार्टी का शीर्ष नेतृत्व राजस्थान में कोई रिस्क ले सकता है? अब सबसे बड़ी बात यह है, जब राजस्थान में रिस्क नहीं ली जा सकती और डिफेंस खेलना अगर पार्टी के शीर्ष नेतृत्व की मजबूरी बन जाए, तो फिर वसुंधरा राजे सिंधिया जी ही पार्टी के लिए मुख्य विकल्प बचता है। यद्यपि चर्चाओं के दौर में कई नेताओं के नाम आए थे, उनमें एक नेता जोधपुर से, जो अभी केंद्र सरकार में रेल मंत्री हैं, उनका नाम काफी चर्चा में अंदर अंदर चला था। पर सामने कोई चेहरा युवा आए, अपने व्यक्तित्व के साथ आए, पर चर्चित चेहरे के रूप में और राजस्थान की जनता से सीधे संवाद करने के रूप में भारतीय जनता पार्टी के पास वसुंधरा जी के अलावा और कोई विकल्प दिख नहीं रहा। अगर हम सितारों की बात करें, ज्योतिष की बात करें, तो मैं बताना चाहूँगा कि अभी कुछ दिनों पहले ही भीलवाड़ा प्रवास में एक प्रख्यात ज्योतिषी, बड़े अनुभवी ज्योतिषी और एक ऐसा व्यक्तित्व जो ज्योतिष करता नहीं है बल्कि ज्योतिष को जीता है, उनके श्रीमुख से हमने ये सुना था कि वसुंधरा राजे सिंधिया जी की हॉरोस्कोप में अब ऐसा जोर ग्रह नक्षत्र नहीं दिखा रहे। उनका इशारा था, उनका संकेत था कि अब राजस्थान के चुनाव में वसुंधरा राजे जी फिर मुख्यमंत्री बन जाए, ऐसा उनके ग्रह नक्षत्र नहीं बता रहे। हम ज्योतिष की बात को दरकिनार नहीं कर सकते और ऐसे व्यक्तित्व की बात जो ज्योतिष को हर पल जीते हों और बड़ी जिम्मेदारी के साथ अपनी कोई बात कहते हों, उनकी बात को हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते। पर बात हम राजनीति के परिप्रेक्ष्य में आंकलन कर रहे हैं। इस लिहाज से यह बात बिल्कुल सही है कि चाहे ग्रह नक्षत्र की गणित अब तक के हालातों में वसुंधरा जी की वकालत न करती दिखी हो, लेकिन राजनीतिक रूप से वसुंधरा जी का दबदबा अपने वफादारों के बीच में कायम है। और जो माहौल राजनीति का कांग्रेस और भाजपा के बीच टक्कर का
कर्नाटक की हार के बाद मध्य प्रदेश में संघर्ष की स्थिति को देखने के बाद भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व राजस्थान में कोई रिस्क लेता नहीं दिख रहा, क्योंकि 2024 के चुनाव की गणित के समीकरण में ये राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, इन सब का परिणाम काम आएगा। इस लिहाज से कोई भी पार्टी और विशेषकर भारतीय जनता पार्टी जो सत्ता में है और जो पुनः सत्ता में आने की हर संभव कोशिश कर रही है, सामने कांग्रेस जो लगातार हार के बाद जिसने जीत का स्वाद देखा है और जीत का स्वाद आने के बाद जिसका उत्साह 1000 गुना बढ़ गया है और बुलंद हौसले के साथ कांग्रेस जब मैदान में है तो उसके पास खोने के लिए कुछ नहीं है, पाने के लिए बहुत कुछ है। भारतीय जनता पार्टी के पास अपने अस्तित्व को जो उसने पा लिया है उसको सिक्योर करना है, उसको सुरक्षित रखना है। भारतीय जनता पार्टी कुछ खोना नहीं चाहती, क्योंकि उसने इतना पा लिया है। अगर वह थोड़ा भी खोती है तो वो कांग्रेस का विपक्षी दल का फायदा होता है और यह फायदा 2024 के परिप्रेक्ष्य में एक माहौल बनाता है विपक्ष की मजबूती का। इसलिए मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में कोई रिस्क लेना नहीं चाहेगा। अब इसमें एक बात और ये भी कही जा रही है कि चाहे चुनाव मोदी के नाम से लड़ लिया जाए, लेकिन वसुंधरा राजे सिंधिया जी को एक बड़ी पोस्ट दी जाए कि चुनाव की परिप्रेक्ष्य में जो चुनाव प्रचार समिति होती है उसका चेयरपर्सन वसुंधरा जी को बना दिया जाए, ताकि वसुंधरा जी अपनी पूरी ताकत के साथ, पूरे मनोयोग के साथ काम करें। लेकिन इसमें भी सवाल यह है कि जब वसुंधरा जी चुनाव प्रचार समिति की चेयरपर्सन बनती है, उसकी अध्यक्ष बनती है, तो फिर टकराव होगा टिकट बंटवारे में। और यहाँ पर पार्टी का शीर्ष नेतृत्व और चुनाव प्रचार समिति की अध्यक्षा के बीच में भी अगर टकराव हुआ तो फिर वो भी कहीं ना कहीं मनमुटाव की बात बनाएगा। और वसुंधरा राजे सिंधिया जी के पास दबाव है अपने वफादारों को टिकट देने का, क्योंकि ये वो वफादार हैं जिनको जब भी वसुंधरा जी ने इशारा किया, आवाज़ लगाई, ये इस बात की परवाह किए बिना वसुंधरा जी के लिए दौड़े हैं कि पार्टी उनके लिए क्या फैसला ले सकती है। कहीं अनुशासनहीनता का कोई फैसला पार्टी न ले ले, पर इस बात को भी नज़रअंदाज किया है, दरकिनार किया है। मैं पार्टी के कार्यकर्ताओं की बात नहीं कर रहा, पार्टी के कार्यकर्ता तो इसमें दौड़े ही हैं, बल्कि विधायक दौड़े हैं। और यह बात साफ है कि एक बड़ा तबका विधायकों का वसुंधरा राजे सिंधिया जी का वफादार है और इसी तबके ने सचिन पायलट के सपने को उस वक्त चकनाचूर किया था जब सचिन पायलट ने गहलोत सरकार से बगावत की थी और बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि बीजेपी में एंट्री होने वाली है। लेकिन उस वक्त अशोक गहलोत की नाव को पार लगाया था वसुंधरा राजे सिंधिया ने, और यह भी कहा जाता है कि अशोक गहलोत जी ने भी इस बात को स्वीकार किया कि वसुंधरा जी ने हमारी सरकार बचाई। तो ये तो राजनीति का एक दृश्य है जब विपक्ष के नेता एक दूसरे को बचाते हैं और लड़ते भी हैं, एक दूसरे के सामने चुनाव भी लड़ते हैं। और यही बात कहीं पायलट को खल रही थी कि पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया जी के खिलाफ जो आरोप लगाए गए थे उनकी जांच गहलोत सरकार ने क्यों नहीं की। तो गहलोत सरकार भी कहीं ना कहीं वसुंधरा राजे जी के उस एहसान का बदला चुका रही है। राजनीति एकदम एहसान फरामोश नहीं होती, एहसान भी चुकाती है।
ये बात गहलोत साहब ने अपनी राजनीतिक शैली से ये दिखाया है। तो दोस्तों, राजस्थान की राजनीति में आज के हालात में कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी से कुछ आगे दिख रही है। वो आगे इसलिए दिख रही है कि आप अपने घर की समस्याओं को सुलझा रहे हैं, क्योंकि घर की समस्याएं ही सबसे अधिक परेशान कर सकती है। और कांग्रेस ने अपने घर की सबसे बड़ी समस्या को सुलझाया है। भारतीय जनता पार्टी अभी भी उस पर ढक्कन लगाए हुए है, और ये ढक्कन कहीं भारतीय जनता पार्टी को इन वक्त पर मुश्किल में न डाल दे, ये कयास आज के परिप्रेक्ष्य में लगाया जा सकता है। यद्यपि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से मोदी जी ने अपनी शुरुआत कर दी है। अजमेर से उनकी शुरुआत हमें लगता है ये समझ लेनी चाहिए कि 2023 के विधानसभा चुनाव की शुरुआत नरेंद्र मोदी जी ने संसद की नई इमारत का उद्घाटन करने के बाद अजमेर से कर दी है, और इसका असर भारतीय जनता पार्टी के कैडर के लिए उत्साहजनक रहेगा। पर जो कैडर बटा हुआ है विरोधी खेमों में, अपने ही घर के विरोधी खेमे में, उनको एक साथ लाने की जिम्मेदारी, ज़रूरत ये पार्टी को सबसे अधिक है। नहीं पता पार्टी इस मामले में इतनी गंभीर नहीं है, या अंदर ही अंदर पार्टी ने इसका समाधान कर लिया है, हम लोगों को इसकी खबर नहीं है, ये भी हो सकता है। अगर भारतीय जनता पार्टी ने अपने अंदर की कलह का समाधान कर लिया है, तब फिर भारतीय जनता पार्टी के पलड़े को हम कमज़ोर नहीं मान सकते, क्योंकि अपनी तारीफ करना, अपने कार्यक्रम गिनाने में थोड़ी मुश्किल आती है, आरोप लगाने में मुश्किल नहीं आती। और यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को बैटिंग करनी है, आरोप लगाने की, गहलोत सरकार को घेरने की, और उसमें सचिन पायलट की हिस्सेदारी भी, जो उन्होंने यात्रा निकाली, वो भी काम आएगी। तो पार्टी सचिन पायलट के आरोपों को उठा करके भी गहलोत सरकार को घेरने में कसर नहीं रखेगी। पर मुद्दा लौटकर फिर वही आता है, अगर आपके घर में मजबूती नहीं है, आपके घर में एकता नहीं है, तो आप चाहे कितना ही प्रहार विपक्ष पे क्यों न कर लें, आपका आक्रमण बंटा हुआ दिखता है, आपके आक्रमण में धार नहीं दिखती। और जब आपके आक्रमण में धार नहीं होती, तब आपका आक्रमण विफल होता है, और फिर वो चुनाव में पराजय का कारण बनता है। अब देखना है कि राजस्थान की सियासत में भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व अपने घर की अंतः कलह पर क्या कोई एक्शन लेता है, किस तरह से सुलझाता है, या फिर अगर कोई फॉर्मूला अंदर ही अंदर बन करके बात बन गई हो, तो वो बात बाहर कब आती है। तो दोस्तों, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल पर अगर नए आए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। बहुत बहुत आभार, नमस्कार।